हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एसआरजी ट्यूशन। सो जैसे हम एवोल्यूशन चैप्टर पढ़ रहे थे और कुछ दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया क्योंकि मैं अपने घर से बाहर था, तो एवोल्यूशन चैप्टर को ही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। और ये जो वीडियो है ये इस चैप्टर का सेकेंड लास्ट वीडियो होने वाला है। और आज की वीडियो में अगर हम बात करें कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, तो इसमें हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल, जो कि एक छोटा सा टॉपिक है बट यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस पे मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल भी करके बताऊंगा कि वो आपको कैसे करने हैं। और इसके बाद हम मूव कर जाएंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन, जहां पे हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे लाइफ इवॉल्व हुई इन शॉर्ट फॉर्म। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की। अगर हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल की बात करूं मैं, तो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल कहता क्या है, सबसे पहली बात ये आती है। तो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो हमें ये बताता है कि किसी भी लार्ज पॉपुलेशन में, ध्यान से सुनना क्योंकि यहाँ पे ये लार्ज पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आपको ये याद रखना है। और इसको मैं डबल स्टार दे दे रहा हूं क्योंकि कभी कभार पूछ लेता है कि हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो किस टाइप की पॉपुलेशन के लिए वैलिड है, स्मॉल पॉपुलेशन, लार्ज पॉपुलेशन या बोथ, ऐसे करके आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको याद रखना है कि हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल जो है वो एक बड़ी पॉपुलेशन के लिए वैलिड होता है। अब ये कहता क्या है, ये कहता है कि एक बड़ी पॉपुलेशन में जो भी जीन या फिर एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि 1 के बराबर होती है, क्योंकि 1 एक कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, तो हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल क्या कहता है, हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल या हार्डी-वीनबर्ग इक्वेशन जो हम आगे पढ़ेंगे वो ये कहती है कि किसी भी लार्ज पॉपुलेशन में जो जीन या फिर एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहती है, या फिर हम इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 1 के बराबर भी लिख देते हैं, क्योंकि 1 जो है वो खुद एक कांस्टेंट नंबर है। अब ये कहता है कि ये बात तो सही है कि एक लार्ज पॉपुलेशन में जो जीन या एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट रहेगी या 1 रहेगी, लेकिन ऐसा तभी होगा जब कुछ चीजें एब्सेंट हों। ठीक है, ये कहता है हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल। अब वो कौन कौन सी चीजें हैं जो एब्सेंट होनी चाहिए हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल के लिए, तो ये कहता है कि सबसे पहला, जो मीटिंग रैंडमली होती है, यानी रैंडमली किसी के साथ मैरिज हो गई और फिर वो इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो जो रैंडम मीटिंग है वो एब्सेंट होनी चाहिए। सॉरी, यहां पे हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो मीटिंग है वो रैंडमली होनी चाहिए। मीटिंग कैसे होनी चाहिए, रैंडमली होनी चाहिए। सॉरी, मैं आपको देखो दोबारा से बता देता हूं कि हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल ये कहता है कि जो भी लार्ज पॉपुलेशन है उसमें जो जीन या फिर एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट होगी या फिर 1 के बराबर होगी, लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस है। अब क्या है वो कंडीशंस, ये कहते हैं कि पहली कंडीशन ये है कि वो जो पॉपुलेशन है जिसमें हम हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल लगा रहे हैं वहां पे जो मेटिंग है वो रैंडमली होनी चाहिए, यानी जो भी मेल फीमेल का क्रॉस हो वो रैंडमली होना चाहिए। सेकंड, ये कहते हैं कि यहाँ पे 5 फैक्टर्स एब्सेंट होने चाहिए। अगर हमें हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल लगाना है तो पहला, मेटिंग जो है वो रैंडमली होनी चाहिए, और दूसरा 5 फैक्टर एब्सेंट होने चाहिए। अब कौन कौन से हैं ये 5 फैक्टर, इसमें सबसे पहले आता है म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन एब्सेंट होनी चाहिए पॉपुलेशन में। जीन माइग्रेशन एब्सेंट होना चाहिए, यानी कोई भी इंडिविजुअल इधर से उधर मूव ना करे। जेनेटिक ड्रिफ्ट एब्सेंट होना चाहिए। जेनेटिक ड्रिफ्ट मैंने आपको बताया था कि नेचुरल कैलेमिटी आई, उससे कुछ इंडिविजुअल्स बच गए, फिर वो नई स्पीसीज बनाएंगे तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। तो इस तरीके से जेनेटिक ड्रिफ्ट भी उस पॉपुलेशन में एब्सेंट होना चाहिए। नेचुरल सिलेक्शन एब्सेंट होना चाहिए, और साथ ही साथ जो जीन्स का रिकॉम्बिनेशन है वो भी एब्सेंट होना चाहिए, तभी हार्डी-वीनबर्ग प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा। अब देखिए, हार्डी-वीनबर्ग ने जो बात बताई उसी प्रिंसिपल को मैथमेटिकली इक्वेशंस में लिखा जाता है। ठीक है, जो कि होता है p² + q² + 2pq = 1। अब ये अराइज कैसे हुआ, हम इसकी बात कर लेते हैं। देखिए, हम आपको पता है, आपने प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में डोमिनेंट एंड रिसेसिव चीज पढ़ी है। तो डोमिनेंट को अगर हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो रिसेसिव ए को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। आप सबको पता है। अगर ये चीजें आप सबको पता है तो आपको ये भी पता होगा कि किसी भी इंडिविजुअल को हम कैसे लिखते हैं,
कैपिटल ए लिखते हैं जब वो कैसा होता है, होमोजाइगस डोमिनेंट हो, और स्मॉल ए लिखते हैं जब वो क्या हो, होमोजाइगस रिसेसिव हो। तो स्मॉल ए क्या हो गया, होमोजाइगस रिसेसिव। अब इसकी जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है, एक ए की जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है उसको क्यू से रिप्रेजेंट करा गया है, तो 2a हैं तो यहाँ पे क्यू स्क्वायर हो गया। इसी तरीके से कैपिटल ए यानी कि होमोजाइगस डोमिनेंट है। अब इस डोमिनेंट करेक्टर की जो हमने फ्रीक्वेंसी मानी है वो p मानी है, तो इसको p स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दिया गया क्योंकि ये होमोजाइगस है। अब यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे कैपिटल ए स्मॉल ए है यानी इंडिविजुअल हेट्रोजाइगस है, और इसकी अगर हमें फ्रीक्वेंसी लिखनी है तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ पे 2pq ये हो गया। अब यहाँ पे आपसे कहा गया कि इसकी इक्वेशन लिखो, तो इसकी इक्वेशन होती है पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इक्वल टू 1। अब आपने मैथमेटिक्स में एक सिंपल सा कह सकते हो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का फॉर्मूला पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो ये जो फॉर्म है ये इसी की तरह लग रही है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि p प्लस क्यू का होल स्क्वायर जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है, या फिर अगर आप इसको और थोड़ा मॉडिफाई कर दो तो आप इसको p प्लस क्यू इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो, क्योंकि 1 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो 1 ही आएगा। तो ये हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन हो गई। अब मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं कि कैसे आ सकते। सो देखिए, अब इस टॉपिक पे मैं आपको एक क्वेश्चंस बता देता हूं कि किस तरीके से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो क्वेश्चन है वो आपके सामने ये है, प्रेजेंस ऑफ अ रिसेसिव ट्रेट इज 16%। आपको बोला है कि एक पॉपुलेशन में जो रिसेसिव ट्रेट का परसेंटेज है वो 16% है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ डोमिनेंट एलीली इन अ पॉपुलेशन इज, आपसे पूछा है कि डोमिनेंट एलीली की क्या फ्रीक्वेंसी होगी पॉपुलेशन में। आप सबसे पहले एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर आपको क्वेश्चन में जीन या फिर एलीली की फ्रीक्वेंसी दी जाती है या पूछी जाती है तो वो आपसे p और q की वैल्यू पूछ रहा है। लेकिन अगर वो आपको ट्रेट बोलता है, यानी कि जैसे यहाँ पे उसने बोला है कि ट्रेट, तो यहाँ पे ये आपसे क्यू स्क्वायर या p स्क्वायर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे इसने बोला है रिसेसिव ट्रेट, तो रिसेसिव ट्रेट की जो हमने फ्रीक्वेंसी मानी थी वो क्या थी, क्यू स्क्वायर। तो यानी यहाँ पे इसने ये क्यू स्क्वायर की वैल्यू दी है कि क्यू स्क्वायर कितना है, 16% है। तो अगर मैं 16% को थोड़ा सॉल्व करूं तो ये 16/100 आ जाएगा, और क्यू स्क्वायर जो है वो 0.16 आएगा। अगर मैं क्यू स्क्वायर की जगह क्यू की वैल्यू निकालूं तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0.4, क्योंकि रूट इधर जाएगा, इसका रूट निकालोगे 0.4 आंसर आएगा। अब आपसे पूछा है डोमिनेंट एलीली, किसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, डोमिनेंट एलीली की, यानी मेरे को किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, p की वैल्यू फाइंड करनी है। p स्क्वायर की मत निकाल देना क्योंकि एलीली बोल रहा है, तो p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैंने आपको बताया कि आप हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन को p प्लस क्यू इक्वल टू 1 भी लिख सकते हो। तो q की वैल्यू हमें पता है 0.4 आई है, हमने निकाल ली। p के लिए हम क्या कर देंगे, इसे 1 से माइनस कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, 0.6। तो जो फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलीली आ जाएगी वो 0.6 आ जाएगी। तो इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, और अगर आपको कोई क्वेश्चन में दिक्कत आए तो आप मुझको व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। सो हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन के ऊपर मैंने आपको एक क्वेश्चन भी बता दिया कि क्वेश्चन कैसे होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन। यानी अभी तक हमने जितना भी पढ़ा अब हम उसको थोड़ा रिवाइज करते हैं कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, लाइफ कैसे आई थी अर्थ पे, और कैसे कैसे एवोल्यूशन हुआ और नई नई स्पीसीज बनी। तो ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन में सबसे पहले हम बात करते हैं क्या, कि हमने ये कहा था कि जो पहली ए सेलुलर लाइफ थी, पहली ए सेलुलर लाइफ थी वो कब आई थी, 3 बिलियन ईयर एगो पहले। फिर हमने कहा कि इस ए सेलुलर लाइफ से सेलुलर लाइफ बनना स्टार्ट हुई, यानी कि प्रोकैरियोट्स बनना स्टार्ट हुए, यानी कि बैक्टीरियाज बनना स्टार्ट हुए। और ये कब हुआ, ये हुआ 2 बिलियन ईयर एगो पहले, यानी अर्थ पे पहला जो बैक्टीरिया या फर्स्ट सेलुलर लाइफ जो थी वो 2 बिलियन ईयर एगो पहले आई। अब हम कहते हैं कि इन्हीं प्रोकैरियोट से या इन्हीं बैक्टीरियाज से क्या हुए,
हमारे इनवर्टिब्रेट्स बने। इनवर्टिब्रेट्स कब एक्टिव हुए, क्योंकि प्रोसीजर होता है ना बनने का, प्रोकैरियोट से धीरे धीरे इनवर्टिब्रेट्स बने। और इनवर्टिब्रेट्स कब एक्टिव हुए अर्थ पे? 500 मिलियन ईयर एगो पहले। कितने टाइम पहले? 500 मिलियन ईयर एगो पहले। इसी तरीके से इनवर्टिब्रेट्स से हमारी फर्स्ट वर्टिब्रेट्स बनी, जो कि थी एक फिश। और ये जो फिश थी इसके पास जॉ नहीं था, यानी जबड़ा नहीं था, यानी जो हमारी फर्स्ट वर्टिब्रेट बनी उसके पास जॉ नहीं था, यानी कि हमारी जॉलेस फिश हो गई। अब ये कब बनी थी या कब ये अर्थ पे एक्टिव हुई थी? तो आज से 350 मिलियन ईयर एगो पहले ये एक्टिव हुई थी, ऐसा हम मानते हैं। इसके बाद फर्स्ट वर्टिब्रेट जो कि जॉलेस फिश थी, उसके बाद फर्स्ट जॉड वर्टिब्रेट्स बने, यानी ऐसे वर्टिब्रेट्स बने जिनका जबड़ा था। और ये कब हुआ होगा? ये भी 350 मिलियन ईयर एगो के आसपास हुआ होगा, हम ऐसा मानते हैं। अब यहां पे एक फैक्ट देखो निकल के आता है। हमने ये माना था कि जो जॉ वर्टिब्रेट्स है, जो पहले जॉ वर्टिब्रेट्स थे, यानी ऐसे वर्टिब्रेट्स जो पहले अर्थ पे बने थे, सबसे पहले अर्थ पे बने थे, जिनके पास जबड़ा था, हम ये मानते थे कि वो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। एक्सटिंक्ट हो चुके हैं का मतलब क्या है? कि हम ये मानते थे कि वो अर्थ से गायब हो चुके हैं। लेकिन 1938 में हुआ क्या? साउथ अमेरिका की एक लेक में से, या कह सकते हो एक रिवर में से, हमें एक फिश मिली जिसका नाम था लैटिमेरिया, जो कि हमारी फर्स्ट जॉ वर्टिब्रेट्स थी। ठीक है। इसी तरीके से क्वालकैंथ एंड लॉबफिन फिश, ये सब हमें मिली, जिन्होंने हमें बताया कि ये अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुई हैं, इसीलिए इनको लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। और हमने ऐसा माना था कि ये एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। अब ये जो लॉबफिन फिश थी, इसके बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ऐसा माना जाता है कि लॉबफिन फिश जो थी वो कह सकते हो फिश के बीच में और जो एम्फीबियंस के बीच एम्फीबियंस थे, इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक्स का काम करती है। मतलब लॉबफिन फिश से ही फर्स्ट एम्फीबियंस बने, ऐसा हम मानते हैं। अब 350 मिलियन ईयर एगो पहले जो वर्टिब्रेट्स बने थे, जिनके जॉ थे, उनसे डेवलप हुए फर्स्ट एम्फीबिया। ठीक है। और अब हम ऐसा मानते हैं या हम देखते हैं कि ये जो फर्स्ट एम्फीबिया बने थे, ये आज के टाइम पे एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, यानी विलुप्त हो चुके हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि अर्थ पे पहले कौन आए, अर्थ पे पहले एम्फीबियंस आए या अर्थ पे पहले प्लांट आए, तो इसका सही आंसर है कि अर्थ पे पहले प्लांट आए और इन एम्फीबियंस से बहुत पहले आए। ठीक है। इन्वेडेड लैंड आफ्टर प्लांट, यानी जो एम्फीबियंस थे वो लैंड पे प्लांट्स के बाद आए थे। अब कुछ फर्स्ट एम्फीबियन से फ्रॉग एंड सैलेमेंडर्स बने। ठीक है। अब इन फ्रॉग एंड सैलेमेंडर से अर्ली रेप्टाइल्स बने। अर्ली रेप्टाइल्स मतलब रेंगने वाले जानवर, और हम ये मानते हैं कि ये अर्ली रेप्टाइल्स भी एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। अब इन अर्ली रेप्टाइल से और एवोल्यूशन हुआ और अलग अलग ऑर्गेनिज्म बनने लगे। तो इसमें हम मानते हैं कि ये जो अर्ली रेप्टाइल्स थे, इनसे सबसे पहले जो स्पीसीज बनी वो थी डायनासोर्स की स्पीसीज, यानी कि अर्ली रेप्टाइल से सबसे पहले क्या बने? डायनासोर्स बने। और ये डायनासोर्स भी अब क्या हो चुके हैं? एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इन डायनासोर से फिर टर्टल्स बने, फिर लिजार्ड, फिर स्नेक, फिर ट्यूटोरा, और अब क्रोकोडाइल्स बने। मतलब क्रोकोडाइल्स बने। तो ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का आपको एवोल्यूशन देखने को मिल रहा है कि अर्ली रेप्टाइल्स जो थे उनसे सबसे पहले डायनासोर्स बने और फिर डायनासोर से टर्टल, लिजार्ड, स्नेक, ट्यूटोरा, क्रोकोडाइल्स बने। इसका एनसीईआरटी में आपको एक इसका आपको एक डायग्राम भी दे रखा है। आप वहां पे चाहे तो लिंकेज आप फाइंड कर सकते हैं कि कितने मंथ पहले क्या बना था, कैसे बना था। ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बात ये आई कि ये जो अर्ली रेप्टाइल से डायनासोर्स बने, ठीक है, अर्ली रेप्टाइल से सबसे पहले डायनासोर्स बने। अब डायनासोर्स बनने की वजह से कुछ रेप्टाइल्स ऐसे भी थे जो वापस पानी में चले गए। सो क्या कहा मैंने ये कहा कि ये जो अर्ली रेप्टाइल्स बने थे, जो हम मानते कि अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, इनसे सबसे पहले डायनासोर्स बने। इनसे जब डायनासोर्स बने तो डायनासोर्स आपको पता है मीट ईट खाते थे। तो हुआ क्या
कि कुछ जो अर्ली रेप्टाइल्स थे जिनसे ही डायनासोर बने थे, वो अर्ली रेप्टाइल्स वापस चले गए पानी में, सम बैक इन वाटर। और ये कब हुआ होगा? ये 200 मिलियन ईयर एगो के आसपास हुआ होगा कि जो अर्ली रेप्टाइल्स थे उनमें से कुछ अर्ली रेप्टाइल्स पानी में वापस चले गए। और इन अर्ली रेप्टाइल्स को जो पानी में वापस चले गए थे 200 मिलियन ईयर एगो पहले, उनको हमने नाम दिया इक्थियोसोरस। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नीट में पूछा जा चुका है 2 बार। तो आपको पता होना चाहिए कि 200 मिलियन ईयर एगो पहले कुछ जो रेप्टाइल्स थे जिनसे डायनासोर बने थे, वो वापस पानी में चले गए थे और उनको हमने क्या नाम दिया? इक्थियोसोरस नाम दिया। इसके बाद हम ये कहते हैं कि इनसे मैमल्स और बर्ड्स बने होंगे। तो इस तरीके से जो एवोल्यूशन था वो हुआ अर्थ पे। अब हम थोड़ा सा डायनासोर्स के बारे में बात कर लेते हैं क्योंकि पूछ लेता है कुछ फैक्ट वाली बातें। तो अगर मैं बात करूं डायनासोर्स की, तो जो डायनासोर्स थे ये डोमिनेट करते थे लैंड्स को और ये रेप्टाइल्स थे एक तरीके के, ठीक है। और जिस पीरियड में ये अलाइव थे उस पीरियड को हम बोलते हैं जुरासिक पीरियड, जो कि आज से 150 मिलियन ईयर एगो पहले का था। अगर मैं बात करूं बिगेस्ट डायनासोर की, तो जो सबसे बड़ा डायनासोर था उसका नाम था टायरेनोसोरस, जो कि 20 फीट का था। तो क्या कहा मैंने कहा कि अगर मैं बात करूं डायनासोर्स की, तो डायनासोर्स लैंड को डोमिनेट करने वाले रेप्टाइल्स थे और ये जिस पीरियड में एग्जिस्ट करते थे उस पीरियड को हमने बोला जुरासिक पीरियड, जो आज से लगभग 150 मिलियन ईयर एगो पहले था। और जो सबसे बड़ा डायनासोर्स था उसको हमने नाम दिया था टायरेनोसोरस रेक्स, जो कि 20 फीट का था, ठीक है। अब 65 मिलियन ईयर एगो पहले, यानी आज से 65 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा हुआ कि डायनासोर्स जो थे वो सडनली डिसअपियर हो गए अर्थ से, कि जो डायनासोर्स थे वो सडनली डिसअपियर हो गए अर्थ से। और उनके डिसअपियर होने के बाद नई नई स्पीसीज बनी और उस पीरियड को कहा गया क्रस्टेशियस पीरियड। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्रस्टेशियस पीरियड क्या है, तो क्रस्टेशियस पीरियड डायनासोर्स के अर्थ से एक्सटिंक्ट हो जाने के बाद का पीरियड है। कौन सा? क्रस्टेशियस पीरियड। अगर मैं बात करूं क्रस्टेशियस पीरियड में एवोल्यूशन की, तो क्रस्टेशियस पीरियड में मॉडर्न बर्ड्स बनी, मैमल्स बने और फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि हमारे एंजियोस्पर्म्स बने, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं कि अभी ये जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है इसमें कौन सी स्पीसीज डोमिनेट कर रही है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, माय मिस्टेक, मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ, तो हम क्या बात कर रहे थे, मैंने कहा कि अभी ये जो पीरियड चल रहा है अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कौन सी स्पीसीज डोमिनेट कर रही है, तो यहाँ पे अगर आप कहोगे ना, तो यहाँ पे अभी एंजियोस्पर्म्स का पीरियड चल रहा है, ठीक है। क्योंकि जिम्नोस्पर्म्स जो थे जो कि डायनासोर्स के टाइम पे होते थे, वो अब धीरे धीरे एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं क्योंकि नेचर उनके लिए अनुकूल नहीं है। और ये जो टाइम चल रहा है ये एंजियोस्पर्म्स का टाइम चल रहा है। तो क्रस्टेशियंस पीरियड में सबसे पहले मॉडर्न बर्ड्स बने, फिर मैमल्स बने। मैमल्स में भी 2 तरीके के मैमल्स इवॉल्व हुए, विविपेरस और जो ज्यादा इंटेलिजेंट थे प्रीवियस वाले से, मतलब क्योंकि अर्ली रेप्टाइल्स का जब पीरियड आया था वहां से भी मैमल्स और बर्ड्स बने थे, और जब ये डायनासोर्स विलुप्त हो गए तो उसके बाद उन्हीं से मॉडर्न बर्ड्स और मैमल्स बने, और वो जो मैमल्स इवॉल्व हुए वो विविपेरस थे और ज्यादा इंटेलिजेंट थे। और जिम्नोस्पर्म से फ्लावरिंग प्लांट या फिर कह सकते हो एंजियोस्पर्म्स इवॉल्व हुए। तो ये हमारा ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन था कि सबसे पहले नॉन सेलुलर लाइफ आई, फिर सेलुलर लाइफ आई, फिर इनवर्टिब्रेट्स आए, फिर वर्टिब्रेट्स आए जिनमें जॉ नहीं था, फिर वर्टिब्रेट्स आए जिनमें जॉ था, उसके बाद फर्स्ट एम्फीबियंस आए, फिर फर्स्ट एम्फीबियंस से डायनासोर्स बने, कुछ जो हमारे रेप्टाइल्स थे वो वापस चले गए वाटर में, उनको हमने इक्थियोसोरस नाम दिया। तो ये सारी डिटेलिंग आपको याद होनी चाहिए एज लाइन टू लाइन। मैं कह सकता हूं कि अगर आप इसे कहानी की तरह याद रखोगे तो ये आपको ज्यादा अच्छे से याद रहेगी, क्योंकि इसमें डेटा वाली चीजें बहुत हैं। तो इसके अच्छे से याद करो क्योंकि यहां से पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम ह्यूमन एवोल्यूशन की बात करेंगे। आई होप ये जो टॉपिक है ब्रीफ अकाउंट ऑफ एवोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। वैसे इसमें समझने वाला कुछ नहीं था, मैक्सिमम चीजें इसमें याद करने वाली हैं। सो आई होप आपको अच्छे से मजा आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।